अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उसके हवाले से आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपकी लैब्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो लैब्स की सबमिशन, प्रोजेक्ट की सबमिशन और इस हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आज जो एजेंडा है वो हमारा है, एक तो ये है कि आपके लैब टाइटल्स हम देखेंगे कि जो आपके लैब टाइटल पेजेस हैं, जो फर्स्ट पेज होता है आपकी लैब का, उसमें कुछ मसले थे आप बच्चों के सब मैनुअल्स में, और उसके अलावा एक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी CLOs PLOs उसमें चेंज आया है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट पेजेस जो हैं वो चेंज करने पड़े हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लैब 12 है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि टाइटल पेज, तो टाइटल पेज का मतलब है ये वाला। जो फर्स्ट पेज होता है ये आपका टाइटल पेज होता है, जहाँ पे आपने नाम लिखना होता है इंस्ट्रक्टर का, लैब इंजीनियर का, लैब का नाम होता है और यहाँ पे लिखा होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, अब ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ये आपके इस लैब के 30 हैं, एंड वेयर दीज मार्क्स कम फ्रॉम, दे कम फ्रॉम दिस रूब्रिक। तो ये रूब्रिक जो है आपका लैब 12 का, इसके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 30। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम अपने जो लैब 1 का रूब्रिक देखें, मैंने ये एक फ़ाइल बनाई है रूब्रिक्स की, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप इसी से प्रिंट करके अपने रूब्रिक्स वगैरह और सारी चीज़ें लगाएँगे। तो लैब 1 का अगर हम रूब्रिक देखें तो इसके टोटल मार्क्स हैं 25। जो हमारी प्रीवियस लैब्स हैं जिसमें आप लोगों ने प्रिंट करके रूब्रिक्स लगाए हैं, उन सब के अंदर आपके जो मार्क्स होंगे वो कहीं 30 लिखे हुए हैं, कहीं 35 लिखे हुए हैं। तो वो आप क्या करेंगे, आप सब लोग अपना जो होगा टाइटल पेज होगा, पहले वाला टाइटल पेज डिलीट करेंगे और नया टाइटल पेज लगा देंगे। डिलीट एग्जिस्टिंग, डिलीट नहीं, रिमूव करेंगे क्योंकि आपने प्रिंट करवा लिए। टाइटल पेज एंड प्रिंट अ न्यू वन फॉर ऑल लैब्स। तो आपने अपनी सारी लैब्स के लिए जो टाइटल पेजेस हैं वो दोबारा प्रिंट करने हैं। अब आपको बार बार वो हर लैब खोल के उसका एक पेज प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट बनाया। यहाँ इस डॉक्यूमेंट में मैंने सारे के सारे टाइटल पेजेस जो हैं वो इकट्ठे रख दिए हैं, 1 से 12 लैब्स के यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपने ये प्रिंट करके हर लैब के शुरू में लगा देना। ओके, दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, वो है इसके लैब रूब्रिक के हवाले से। तो लैब रूब्रिक जो होता है ये आपकी लैब की असेसमेंट के लिए होता है और इसी के ऊपर आपकी मार्किंग की जाती है लैब्स की। तो लैब 12 की एग्जांपल लेते हैं। लैब 12 के अंदर ये एक रूब्रिक लगा हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि आपका CLO कौन सा है, और आपकी जैसे कि ये सारी की सारी CLO3 के ऊपर मैप्ड है, और इसके अंदर बताया गया है कि जैसे कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो आपको जो काम बताया गया था इस लैब में करने के लिए उसको आपने कितना समझा, कितना रियलाइज़ किया, तो उसकी बेस पे हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो दिस इज़ CLO, सॉरी रूब्रिक। तो ये रूब्रिक्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड नहीं किए थे क्योंकि इसमें कुछ करेक्शंस थी जो डिपार्टमेंट से डिस्कस करके फिर हमने करना था, तो अब ये फाइनल हो गए। तो अब क्या है कि आप लोगों ने जो पहले एग्जिस्टिंग लैब आपने प्रिंट की हुई है उसके एंड के ऊपर आपने उस लैब का रिस्पेक्टिव रूब्रिक लगाना है। मैंने इनको लैब नेम भी साथ इसमें लिख दिया हुआ। अब ये भी आपको हर लैब ओपन करके नहीं करना पड़ेगा, ये भी इसी फाइल में से आपको, ये जो एक फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग टाइटल्स एंड रूब्रिक्स के नाम से होगी ये फाइल PDF। तो इसके अंदर आप जैसे ये टाइटल्स खत्म होंगे उसके बाद ये रूब्रिक्स आ जाएंगे, लैब 1 का रूब्रिक, लैब 2 का, लैब 3 का। सो यू विल प्रिंट दिस फाइल एंड पुट द रिस्पेक्टिव पेजेस इन योर लैब्स। तो इसमें ये सारे के सारे रूब्रिक्स जो हैं ये लैब 12 तक मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने क्या समझा कि आपने जो आपकी पुरानी लैब्स हैं, जो लैब्स आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई थी, आपको वापस मिली हैं, वो उनका फ्रंट पेज आपने उतार देना है, और जो नया फ्रंट पेज होगा उसका टाइटल पेज वो आपने प्रिंट करके वहाँ लगा देना है। जो रिस्पेक्टिव जो उसका रूब्रिक होगा वो निकाल के उसके पीछे रख देना है, और उसकी सारी की सारी पिन्स जो हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। उसके बाद ये सारी लैब्स को आपने तरतीब वाइज नीचे ऊपर रखना है। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आपका, सबसे ऊपर जो फर्स्ट पेज होगा आपकी उस बाइंडिंग का वो ये होगा। इसको प्रिंट करें, सबसे पहला पेज इसको बनाएं, इस पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पेज होगा आपका ये वाला,
इसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी इस जो बाइंडिंग होगी, क्योंकि आपने अब लैब बाइंड करनी है सारी की सारी, तो बाइंडिंग के अंदर पहली लैब ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये आएगी और एंड पे आपकी CEP आ जाएगी, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। उसके बाद आपके ये CLOs लिखे हुए हैं, उसके बाद आपकी ये वेटेजेस लिखे हुए हैं कि किस चीज़ की कितनी वेटेज है और वो किस CLO पे मैप है, आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी जो बाइंडिंग होगी उसकी डिस्कशन के। बाइंडिंग के अंदर आपने 12 की 12 लैब्स रखनी है और शुरू पे ये 2 पेजेस प्रिंट करके लगा देने आपने, ठीक है। अब उसके एंड पे क्या आएगा, एंड पे क्योंकि यहाँ पे देखें एंड पे हमने कहा कि 13 नंबर पे एंड पे आपकी CEP लगेगी, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम लगेगी। तो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो यानी कि आपका प्रोजेक्ट, उसका उसका टेम्पलेट मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस टेम्पलेट की आपका अपना टाइटल पेज है, इसकी अपनी ये इसका अपना रूब्रिक है, ठीक है। तो आप ये पूरी इसके अंदर डाटा फिल करेंगे यहाँ पे और इसका पूरा एक प्रिंट लेंगे और इसको एंड पे इसको लगा के और फिर उसकी फाइनल एक बाइंडिंग करवा लेंगे। अब बाइंडिंग आपने कौन सी करवानी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप बाइंडिंग करवाएंगे एक्स-रे बाइंडिंग, जी ये इस तरह की ये आपने इस तरह की बाइंडिंग करवानी। यहाँ पे जो इन्होंने ये कॉर्नर पे टेप लगाई है, आप ये ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, बस इसके अंदर अपने सारे के सारे जो रूब्रिक्स हैं, सॉरी लैब्स हैं उनको रखें, एंड पे सी भी रखें, शुरू पे जो 2 पेजेस बताए हैं वो प्रिंट करके लगाएं और उसके ऊपर से इसको ये कर दें। और आपने जो इसके ऊपर लगाना है अपना एक्सरे वाला जो पेपर लगेगा वो आपका ट्रांसपेरेंट वाला लगेगा, वाइट ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। आपने ब्लैक ब्लू कोई और कलर नहीं यूज़ करना, वाइट ट्रांसपेरेंट जो है वो यूज़ करना, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। ये भी हो गया। उसके बाद ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ कि आपकी जो CEP है उसमें आपने क्या बताना है, ठीक है। शुरू होंगे हम, ये आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले जो इसमें आप पूरा बताएंगे आपने शुरू से एंड तक क्या किया अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आप बताएंगे क्या, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ये होती है कि आप बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपने देखी और किस तरह आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा हो डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यू ऑब्जर्व्ड, और आपने पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, फिर आपने बताना है कि वाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम और ये को किस किस बंदे को होते हैं, यानी कि वो जो आपके टारगेट डोमेन है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने मैकेनिकल नीड, आप फिर आपने बताना है कि एक मैकेनिकल सॉल्यूशन ही इसके लिए क्यों ज़रूरी है या क्या एक मैकेनिकल सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए। तो ये आप यहाँ पे 2 चीज़ें अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर बता देंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, मैकेनिकल नीड आएगी और ये आपके CLO4 के ऊपर मैप है। दूसरी चीज़ आपके कंसेप्चुअल सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप बताएंगे कि कि आप क्या इसके लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन ओवरव्यू, जिसके अंदर आप अपना सॉल्यूशन डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी अपने सॉलिड वर्क्स के पार्ट वाली तस्वीर नहीं लगानी, यहाँ पे आपने अपने जो प्रपोजल था आपका, आपने सबमिट करवाया था उसमें जो आपने AI से जनरेट करवाई थी उस तरह की तस्वीर, कोई स्केच कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं कि ये इस तरह का सॉल्यूशन होगा, ये इस तरह से काम करेगा और ये आपने वहाँ पे बता देना। अगली चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें इनोवेशन बताएंगे कि क्या इनोवेशन है इसके अंदर, कि आपका डिज़ाइन जो है वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से कैसे बेहतर है, क्या क्या एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे आप इस पे बहस करेंगे। और इसी तरह आपके या तो आप पैराग्राफ्स बनाएं, सॉल्यूशन ओवरव्यू का एक पैराग्राफ, इनोवेशन का एक पैराग्राफ, और ये इसी तरह तरतीब में आएंगी चीज़ें सारी, डिस्टिंक्टिवली नज़र आनी चाहिए। थर्ड इज़ कैड मॉडलिंग, आप फिर अपने कैड मॉडलिंग पे आ जाएंगे, उसमें पार्ट डिज़ाइन के ऊपर आप बताएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर और हर पार्ट का फंक्शन उसके आगे लिखेंगे। सेकंड आप काम क्या करेंगे, मॉडलिंग टेक्निक्स बताएंगे कि आपने इसमें कौन कौन सी मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ की हैं, स्वीप की है, लॉफ्ट की है, होल विजिट की है, क्या किया आपने, जो यूज़ की है फिर आगे उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि अगर मैंने ये टेक्निक यूज़ किया तो ये मैंने क्यों किया, इसके अलावा कौन सी हो सकती है, क्या ये आसान थी, दूसरी आसान थी, इस तरह की डिस्कशन आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स ऐड करेंगे और स्क्रीनशॉट के साथ आप उसकी इंडिविजुअल पार्ट्स मॉडल एंड राइट डाउन देयर फंक्शन, सॉरी यहाँ पे ठीक है, देयर फंक्शन इन द प्रोजेक्ट स्कोप यूजिंग द, जब आप एक पिक्चर लगाते हैं तो आप उसकी का क्या ऐड करते हैं,
एक मिनट, कैप्शन, ओके। तो आप क्या करेंगे, पिक्चर लगाएंगे अपने पार्ट्स की और उनके नीचे कैप्शन लिखेंगे कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है। और उसके बाद आ जाएगी आपकी असेंबली। असेंबली के अंदर आप क्या करेंगे, मैकेनिकल मीटिंग बताएंगे कि आपने कौन कौन से मेट यूज़ किए हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए और यही वाला मेट क्यों इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आ, ये इन्फ्रेंस चेक किए आप रहने, ठीक है। आपने बताना है आपने मेट्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, स्क्रीनशॉट कौन से यूज़ किए हैं, और इसके अंदर आप बताएं कि असेंबली फ्लो कि आपने कौन सा इंडिकेट describe in detail which component you placed first and how you proceeded in the assembly. Either you made parts first and then assembled at once, or you went on assembly and did both things parallel. तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी असेंबली का फ्लो क्या था, कि आपने पहले सारे पार्ट्स बनाए फिर उनको असेंबल किया, या फिर आप कुछ पार्ट बनाते थे उनको असेंबली में रख के फिर उसके हिसाब से अगला पार्ट सोचते थे बनाते थे, कैसे कर किया आपने। या आप असेंबली का फ्लो बनाए बताएंगे और एंड पे आप स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट्स जो हैं इसके साथ साथ ही आप ऐड करते जाएँ और साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएँ, फिर आपको ये सेपरेटली स्क्रीनशॉट्स नहीं बताने पड़ेंगे। और जहाँ भी आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे उसकी कैप्शन आप ज़रूर देंगे, ठीक है। अगली चीज़ आ जाएगी इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब आपने ये बना लेना है तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो उसकी असेंबली होगी असेंबली को असेंबली की का एक्सप्लोडेड व्यू जो है वो आपने बनाना है। एक्सप्लोडेड व्यू के अंदर आपने बिल ऑफ मटेरियल ऐड करना है। अब एक्सप्लोडेड व्यू क्या होगा, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी on an exploded view of your assembly। तो ये काम हमने लैब 11 में किया, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर उसने ये बिल ऑफ मटेरियल ऐड किया, वही आप लगाएंगे, एक उसकी शीट बनेगी वो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बलून्स आपने लगाने हैं उसमें 1 2 3 करके उसके, और बलून्स की सही बिल्कुल अलाइनमेंट होनी चाहिए। उसके बाद 6 है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंडिविजुअल पार्ट डिटेलिंग। इसके अंदर क्या करेंगे आप सिंगल सिंगल जो भी आप जितने फर्ज करें आपने एक असेंबली बनाई उसके अंदर 5 पार्ट हैं, तो आप 5 पार्ट्स हर पार्ट की सेपरेट एक डिटेल्ड वो बना देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, असेंबली वाली आ जाएगी और नीचे आपकी हर पार्ट की अलहदा एक ड्राइंग आ जाएगी। और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के मेथड से बनाएं और उसके बाद उसमें डायमेंशंस जो हैं वो सारी इंडिकेट करें, कहीं पे क्रॉस सेक्शन आपने शो करना है, डिटेल्स दिखानी है, वो सारी प्रॉपर दिखाएं क्योंकि हमने ये सारे टूल्स जो हैं वो पढ़े, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि इसमें जब आपने ये बनानी है तो उसमें CEP रिपोर्ट गाइडलाइंस के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इस चीज़ को कि आपने यहाँ पर लिखता हूँ, जो इससे अलावा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि
engineering drawings should contain your name and roll number। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने ये एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई, तो यहाँ पे ना इस बंदे ने तो यहाँ साइड पे लिखा है, आपने साइड पे नहीं लिखना, यहाँ पे आपने या ऑप्शन होगा नेम का, रोल नेम का कहीं ना कहीं लिखा होगा नेम, तो आपने क्या करना है यहाँ पे अपना नेम और रोल नंबर जो है वो लिखना है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट का नेम जो है वो लिखें, मोस्टली तो ये होता है जो आपकी फ़ाइल का नेम होता है, जैसे इसका नाम है इसकी फ़ाइल का नाम था प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6, तो यही प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने अपने पार्ट का जो नाम लिखेंगे वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा, और बाकी आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर जो है और अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, योर रोल नंबर, नेम, रोल नंबर एंड प्रोजेक्ट नेम। अब ये सारी चीज़ें आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, और दिस इज़ वैलिड फॉर आपकी सीईपी, लैब 11 एंड लैब 12। तो ये इन तीनों में आपकी ये सारे नाम, रोल नंबर, आपका प्रोजेक्ट का नाम, या फिर आपने यहाँ पे लैब का नाम लिखना है फॉर योर लैब्स, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद अब आपने जब ये बना ली, इसके बाद आप आ जाएंगे प्रोटोटाइपिंग एंड 3D प्रिंटिंग पे। अब जिसको आपने जिस बंदे को आपने प्रिंटिंग के लिए देना है उससे आपने कुछ चीज़ें पूछनी है, वो पूछेंगे आपके आके किस मटेरियल में आप प्रिंट कर रहे हैं जी। उसके बाद आपको क्या रेट मिला है, प्रिंटर सेटिंग, यहाँ पे लिखें आल्सो मेंशन द प्राइस यू गॉट, वेंडर नेम एंड लोकेशन। वेंडर नेम और लोकेशन, लोकेशन में आपने उसकी वेंडर की लोकेशन निकालेंगे गूगल मैप से और उसको वहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेंडर नेम, वेंडर की लोकेशन, और जो आपको उसने प्राइस दी होगी वो उससे लेके वो आपने वहाँ पे लिख देना कि ये मुझे प्राइस मिली थी, ये मैंने वेंडर सेलेक्ट किया था, ठीक है। इन द स्टार्ट, यानी कि ये आपने शुरू में लिखना है, इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेक्शन। उसके बाद आपने उस वेंडर से पूछना है कि आप मटेरियल कौन सा हमने यूज़ किया है, उसमें इनफिल कितना रखा है, लेयर हाइट कितनी रखी है, और ओरिएंटेशन क्या रखी है। तो ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पिक्चर अटैच करनी पड़ेगी। वो बंदा, उस बंदे से आप वो पिक्चर मंगवाएंगे कि आप किस ओरिएंटेशन में हमारे पार्ट प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी हमें एक पिक्चर दे दें, वो आप यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में लगाएंगे ओरिएंटेशन पिक्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या-क्या होगा, आप मैन्युफैक्चरिंग एंड चैलेंजिंग, डिड यू हैव टू चेंज द डिज़ाइन टू मेक इट प्रिंटेबल। अब वो क्या होगा, जब आप उसको फाइल देंगे 3D प्रिंटिंग वाले को, तो मे बी वो आपको कहे कि ये प्रिंटेबल नहीं है, इसमें ये मसला है, तो आपको उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन द occurred problem and the changes you made, तो वो आपने इसमें बतानी है कि क्या मसला उसने बताया था, आपने क्या उसमें चेंजेस किए थे। और उसके बाद फिजिकल रिजल्ट इंक्लूड फोटोज ऑफ योर फाइनल 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, यू नीड टू आस्क हिम नॉट टू रिमूव स्पोर्ट्स, ठीक है। आपने उसको कहना है, वो जब प्रिंटिंग होती है प्रिंटिंग में स्पोर्ट्स बनती हैं, आपने उसको कहना है कि वो स्पोर्ट्स रिमूव ना करे, बगैर रिमूव किए हमें पार्ट्स भेज दे, ठीक है। You need to ask him not to remove sports. You will uh,
attach a picture before removing sports and then another picture after removing sports। ठीक है, तो आपने बिफोर एंड आफ्टर लिखना है, स्पोर्ट्स लगाने से पहले और स्पोर्ट्स रिमूव करने के बाद। तो यहाँ तक क्या होगा, आपकी 3D प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 3D प्रिंटिंग के बाद आपने क्या बताना है, 3D प्रिंटिंग प्रोटोटाइपिंग सॉरी, कि आपने उसको असेंबल किस तरह से किया है और उस पर किस तरह से काम किया। हाउ डिड द प्रोटोटाइप परफॉर्म व्हेन यूज्ड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है असेंबली प्रोसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे मेंशन द challenges you faced during the physical assembly of your project. Did it went the same way as you did in the software। ठीक है, तो ये आपने असेंबली का प्रोसेस बताना है और उसमें आपने ये भी बताना है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन द असेंबली प्रोसेस एंड मेंशन डन। उसके बाद आपका फाइनल आ जाएगा प्रोटोटाइपिंग एंड 3D प्रिंटिंग। इसमें आप बताएंगे कि आपने आपकी जो टेस्टिंग थी वो क्या सही काम की है या नहीं की, और अगर नहीं की तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया। और उसके बाद आप फाइनल रिफ्लेक्शन बताएंगे, जिसमें आप ये देंगे बताएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा। आप अगला इसका जब वर्जन बनाएंगे उसमें क्या इम्प्रूव करेंगे। और आल्सो यू नीड टू suggest the mistakes that others should the someone doing the same project should avoid। तो आपने कुछ सजेशंस देनी है, वो ऐसी मिस्टेक्स आपने बतानी है जो एक अगर कोई और बंदा एक सेम प्रोजेक्ट आपके वाला कर रहा हो तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उस बंदे को अवॉइड करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उससे क्या उसको फ़ायदा होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। जब ये सारी रिपोर्ट आपकी बन जाए, इसमें ये पूरा डाटा आप पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद एंड पे आपने ये रूब्रिक प्रिंट करके इसमें लगा देना इसी तरह एज इट इज़। और इसमें भी मिस्टेक है, ओके। और यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भूलना नहीं है अपना, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल जो है ये ज़रूर लिखना है। मैं इसको रेड से एक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी आपकी ओवरऑल, जिनको आपने फॉलो करना है और इसको फिल करें और टाइम पे जमा करवाएं। फिर हम इसकी असेसमेंट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा कोर्स भी फिर कंप्लीट हो जाएगा तब तक।